हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे पास हैं। पहली जो हमारी टर्म है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन। जो ये टर्म आपने पहले सुनी है, कूलॉम्स लॉ में आप देखोगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू आई थी K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन 0 है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ये फ्री स्पेस की है क्योंकि उस समय हमारे जो चार्जेस थे वो दोनों वैक्यूम में रखे हुए थे। हो सकता है आपने जो चार्जेस रखे हैं वो किसी मीडियम में रखे हों। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो हर मटेरियल की होती है, और इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं सबकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग है। तो अब देखते हैं भाई ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। इट इज डिफाइंड एज, यह किसी मटीरियल की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, अपोजिशन। इट अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखिए, यहां हमने एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। ये एक एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू जो है वो E0 है। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक। और इसकी डायरेक्शन है, यदि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। और जैसे ही कोई मटेरियल, ये मटेरियल बनाया हुआ हमने, एक मटेरियल है, उसका बॉक्स है। जैसे ही कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस मटेरियल में पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन पहले भी पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। उसमें पोलराइजेशन कैसे हो जाता है, उसमें दो तरह के चार्जेज हैं, एक उधर लड़ जाता है, दूसरा मतलब ऐसे पोलराइज हो जाती है। चार्जेज में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले एक साइड हो जाते हैं और नेगेटिव नेगेटिव वाले एक साइड हो जाते हैं। एक पॉजिटिव पोल बन जाता है मटेरियल के अंदर ही और एक नेगेटिव पोल की तरह हो जाता है। इस वजह से इस मटेरियल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन EP, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन EP। और इसकी डायरेक्शन हमारे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। तो अब मुद्दा ये रहा कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में जब मटेरियल रखा जाता है तो मटेरियल में पोलराइजेशन की वजह से अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम EP का नाम हमने दिया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे मटेरियल के ऊपर रहेगा वह कम हो जाएगा। अब देखिए, हमने इसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसमें रखा, इसके पास अपना है जो इससे अपोजिट है, डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट है। तो इसीलिए जो इस मटेरियल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा वह हो रहा अप्लाइड में से इतना उसने कैंसल कर दिया है, इतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की उसने कम की है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मटेरियल आएगा वो आएगा अप्लाइड माइनस EP। अप्लाइड माइनस EP, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक मटेरियल है, उसकी यह प्रॉपर्टी है कि वह अपने ऊपर होने वाले, अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देता है ड्यू टू पोलराइजेशन।
हर मटेरियल की यह प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मटेरियल रखा वह उसका कितना अपोज करेगा, ये प्रॉपर्टी बन चुकी है। कोई अपोज कम करेगा, जो अपोज कम करेगा इट मीन्स उसमें ईपीटी वैल्यू कम हो रही। हो सकता है कोई अपोज ज्यादा कर दे, इसका मतलब उसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा और ईपीटी वैल्यू ज्यादा हो रही। जैसे मेटल सरफेस में है, जितनी हमारे कंडक्टर मेटल्स हैं उनमें पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा क्या, वो इतना ही हो जाता है जितना अप्लाइड होता है। तो लगभग जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मेटल या कंडक्टर बांधते हैं वो ना के बराबर आता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई। तो हर मैटर जी, इस यूनिवर्स में जितने भी मेटल हैं, मैटर्स हैं, ऑल द मटीरियल्स have different value of electrical permittivity। सभी मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है और यहां हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर निकाली हुई है, ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमें कूलाम्स लॉ में भी हमारे पास ये कांस्टेंट आया था और इसकी वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नोट भी बोलते हैं इसको। और ये वैल्यू हमारी है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। तो हमारी जो पहली टर्म थी आज, जो डिस्कशन की पहली टर्म है वो है हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिससे वह जिस फील्ड में वह रखा जाता है उस फील्ड की को अपोज करता है। तो हमारी जो दूसरी टर्म है आज के लेक्चर की, जो दूसरी टर्म हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो है, और दूसरी टर्म है हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। ये एक रेशो है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमने पढ़ ली है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिससे वह अपने ऊपर अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है। और मटेरियल की भी पढ़ ली है हमने, और साथ में हमने ये भी देख लिया है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 कितना होता है। आज अब हमने हर मटेरियल की प्रॉपर्टी को, रिलेटिव प्रॉपर्टी को देखा है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मेरी बात समझिए आप, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मटेरियल की डिफरेंट होती है। एयर के साथ अब उसका कंपैरिजन करना है। एयर के कंपैरिजन में जितनी उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, अब उसका नाम हमने रख दिया है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और ए मटेरियल टू द permittivity of free space. Let us see. Dielectric constant denoted by K, it is the ratio of electrical permittivity of a material to the electrical permittivity of free space. मटेरियल की परमिटिविटी यदि हमने एप्सिलॉन मान ली या एप्सिलॉन m मान ली, उसका आपने रेशो लेना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, और तब हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए, याद कीजिए, जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर है वही डायमेंशनल फॉर्मूला नीचे है, दोनों ही। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट है। ये एक कांस्टेंट है जो हमने परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन किया है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन r इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल
and divide by electrical permittivity of free space. It means it is epsilon permittivity of a material divided by electrical permittivity of free space. अब ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो फोर्स हैं, दो पॉइंट चार्ज है, सॉरी। यदि ये दोनों वैक्यूम में रखे हैं फ्री स्पेस में, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, देन द फोर्स इज according to Coulomb's law 1/4 pi epsilon naught q1 q2, and r is the distance between the two. R is the distance between the two. Then we have q1 q2 divided by r square. यही दो चार्जेज यदि किसी मीडियम में रख दिए जाएं, ऐसे किसी मीडियम में रखे हैं, वाटर के अंदर रखे हैं, वाटर एक मीडियम है, ये दोनों चार्जेस वाटर में रखे हैं, किसी भी मीडियम में रखे हैं, तब जो फोर्स हो रहा, और उसको हमने लिख दिया द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम, Fm 1/4 pi epsilon. What is epsilon here? Epsilon is the permittivity of that medium, and it is q1 q2 divided by r square. q1 q2 divided by r square. Divide these two, f0 divided by fm, and we have 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. It is not epsilon naught, it is epsilon. And at last we have epsilon divided by epsilon naught. And what is this? It is k. It is epsilon r. It means relative electrical permittivity or the dielectric constant is the ratio of electric permittivity of the material divided by electrical permittivity of the free space, and it is also equal to the force of interaction when the charges are placed in free space divided by force of interaction when the charges are placed in a medium. यहाँ से हम अब ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर निकालते हैं। चलिए अब ये देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या के या आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी of a material divided by electrical permittivity of free space. अब यदि हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालें, relative electrical permittivity of free space, relative electrical permittivity of free space, एप्सिलॉन आर की बजाय हमने यहाँ लिखा एप्सिलॉन फ्री स्पेस। अब ये देखिए, जिस भी मटेरियल का आपने निकालना है, पहले आप उसकी परमिटिविटी लिखोगे। अब हमारा फ्री स्पेस है तो ऊपर आ रहा फ्री स्पेस, हमारा मटेरियल फ्री स्पेस है ना। अब की बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए निकालना चाहते हैं, तो यहां आ रहा फ्री स्पेस।
फॉर्मूला ये है कि पहले आप मटेरियल का एप्सिलॉन लिखिए डिवाइड बाय फ्री जो सरफेस है, जो फ्री स्पेस है उसका एप्सिलॉन लिखिए। अब ये हमने लिख दिया एप्सिलॉन 0। अब ये भी एप्सिलॉन 0 ही है और ये भी एप्सिलॉन 0 ही है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस इज यूनिटी। Also for air we consider K is equal to 1। K is equal to 1। फ्री स्पेस की हमारी 1 आई है तो हमारे पास इन नंबर में ऑब्जेक्टिव पर्सन आ जाता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज यूनिटी। हम निकाल सकते हैं क्योंकि किसी भी मटेरियल की निकालने के लिए ऊपर तो आती है उस मटेरियल की परमिटिविटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस। अब हमारा मटेरियल ही फ्री सरफेस है, फ्री स्पेस है, तो हमारी यूनिट वो कितनी आई है, यूनिटी। और फॉर वाटर याद भी रखना इसको, फॉर वाटर K इज इक्वल टू 80। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है वाटर के लिए वो 80 है। तो प्यारे बच्चों आज हमने 2 टर्म पढ़ी। पहली टर्म थी हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और दूसरी टर्म थी है हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये दोनों टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हैं, ये सभी आपने अपनी नोट्स तैयार कर लेने हैं। ओके।